हेलो एवरीबॉडी, वेरी गुड मॉर्निंग। आज के संडे स्पेशल वीडियो में हम सीखेंगे कि क्लोज टेस्ट के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। देखो, चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे CGL हो, CHSL हो, स्टैनो हो, MTS हो, कोई भी SSC ओरिएंटेड आपका एग्ज़ाम हो, तो उसमें क्लोज टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एंड इसके 5 to 10 क्वेश्चंस डेफिनेटली आते हैं। कुछ लोग इसको क्लोज टेस्ट के नाम से जानते हैं, कुछ इसको फिलर्स के नाम से जानते हैं, बट दोनों का काम एक ही होता है, जस्ट टू टेस्ट योर अप्रोच कि आर यू एबल टू सॉल्व द क्लोज टेस्ट और नॉट, या फिर आपको रूल पता है या नहीं ग्रामर्स के, या फिर वो कैब भी चेक करते हैं आपका। तो अगर आप इनमें से किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। इस वीडियो को देखने के बाद आई बेट कि आपका एरर के क्वेश्चंस या फिर क्लोज टेस्ट के क्वेश्चंस अब रॉन्ग नहीं होंगे, क्योंकि क्लोज टेस्ट में कहीं ना कहीं एरर का भी पार्ट इंडल्ज होता है एंड एरर का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो क्लोज टेस्ट भी रॉन्ग नहीं होगा। एंड अगर आपको एरर का सेपरेट वीडियो देखना है कि कैसे सॉल्व करते हैं एरर रिलेटेड क्वेश्चन, तो उसका मैंने लास्ट संडे को डाला था, वीडियो अपलोड किया था अपने चैनल पे, आप उसको देख सकते हो वहाँ से, या फिर उसका लिंक चाहिए होगा तो मुझे बताना, मैं आपको कॉमेंट में उसको पिन कर दूँगी या फिर आपको सेंड कर दूँगी। अब आपको क्लोज टेस्ट की टेंशन लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये वाला वीडियो बिल्कुल गेम चेंजर होगा एंड इसके बाद क्लोज टेस्ट के आंसर आपके रॉन्ग नहीं होंगे। एंड हाँ, वन मोर थिंग, जिनको प्रॉब्लम होती है क्लोज टेस्ट को सॉल्व करने में, आप उनके साथ ये वीडियो शेयर कर देना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। इस वीडियो में टोटल 20 क्वेश्चंस हैं जिसमें हम अभी डिस्कस करेंगे कि कैसे सॉल्व करना है। सो गाइज, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे क्लोज टेस्ट है ये एंड इसमें टोटल 10 ब्लैंक्स है, आपको दिख रहा होगा एंड में। तो हमें इसको रीड करना है एंड मैं बताती हूँ कि उसको सॉल्व कैसे करना होता है। देखो, पहले तो यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है कि ब्लैंक नंबर 10 में क्या फिल करना है। तो हम ब्लैंक नंबर 10 से स्टार्ट नहीं करेंगे, हम सबसे पहले ब्लैंक नंबर 1 का ऑप्शन देखेंगे कि हमें यहाँ क्या फिल करना है, क्योंकि अगर 1 से 10 तक जाओगे, इस ऑर्डर में जाओगे तो ही आप फिल कर सकते हो, वो भी सही। अगर आप नीचे से स्टार्ट करोगे नंबर 10 से तो आपका कोई लॉजिक बिल्ड नहीं होगा। तो क्वेश्चन को रीड बहुत ज़रूरी अच्छे से करना कि आपको ब्लैंक में क्या, कौन से नंबर पे फिल करना है, 10 में या फिर 1 में। कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए भी बीच से भी पूछ देते हैं कि ब्लैंक नंबर 5 में क्या होगा, ब्लैंक नंबर 7 में क्या होगा स्टार्टिंग में, बट नहीं, हम हमेशा इसको ऑर्डर में सॉल्व करेंगे। तो चलो मूव करते हैं ब्लैंक नंबर 1 के साइड। तो यहाँ पे पहले नंबर में क्या फिल करना है हम अभी ऑप्शन से चेक करेंगे। यहाँ पे देयर आर 3 मेन ग्रुप्स ऑफ ऑयल्स, एनिमल, वेजिटेबल एंड मिनरल। सबसे पहले चेक करो कि टेंस का फॉर्म क्या है। ईजिली अंडरस्टैंडेबल है कि हाँ, ये प्रेजेंट में बात हो रही है, कोई पास्ट का भी यूज़ नहीं हुआ है। तो इसके आगे जो भी सेंटेंस होगा वो बेस्ड ऑन इट हम प्रेजेंट में ही यूज़ करेंगे। बट इन ऑप्शंस को अगर हम बात करें तो बाई है, फॉर है, विद है, फ्रॉम है। चलो हम ब्लैंक नंबर 1 पे देखते हैं क्या है। आई गेस यहाँ से पढ़ के समझ में आ रहा होगा कि 3 मेन ग्रुप होते हैं ऑयल्स के, जो कि एनिमल्स हैं, वेजिटेबल्स एंड मिनरल है। आपको एक एक चीज़ की मीनिंग नहीं फाइंड करनी होती है, जस्ट एक ओवरव्यू पता करो लाइन से, उतना ही काफ़ी है। अभी यहाँ पे है कि ग्रेट क्वांटिटीज़ ऑफ एनिमल ऑयल कम व्हेल्स। तो इतना तो समझ में आ रहा है कि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी का जो एनिमल ऑयल होता है वो कम, मतलब आता है, कहाँ से आता है, व्हेल से आता है। तो जब बात हो रही है कि कहाँ से आता है, तो विच इज़ डेफिनेटली वी गोना यूज़ फ्रॉम, क्योंकि फ्रॉम मतलब होता है से, ये तो पता होगा, इसलिए यहाँ पे यूज़ होगा कम फ्रॉम व्हेल्स। बाई नहीं होगा, फॉर नहीं होगा, विद नहीं होगा। अब ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, यहाँ तक हो गया। फिर कॉमा तक हम आए। फिर है दोज इनर्मस क्रिएचर ऑफ द सी आर द लार्जेस्ट रिमेनिंग एनिमल्स इन द वर्ल्ड। अब यहाँ पता चल रहा है कि दोज की बात हो रही है, यानी ये इसको रेफ़र कर रहा है, इस एनिमल की बात कर रहा है। जस्ट इसके पहले हमने क्या फिल किया, एनिमल, क्वांटिटीज़ ऑफ एनिमल, यानी जो दोज है इनको रेफ़र कर रहा है कि सारे जो एनिमल्स हैं वो इनर्मस क्रिएचर्स हैं, मतलब बहुत बड़े क्रिएचर्स हैं। कहाँ के क्रिएचर्स हैं, सी के क्रिएचर्स हैं। एंड आर द लार्जेस्ट रिमेनिंग एनिमल इन द वर्ल्ड, एंड ये सब है लार्जेस्ट एनिमल, रिमेनिंग एनिमल्स इन द वर्ल्ड, जो बचे हुए
लार्जेस्ट एनिमल्स हैं कहाँ की, इस दुनिया के, ठीक है। तो ये किसकी बात हो रही है, यहाँ पे व्हाट होगा, हु होगा, हुम होगा, विच होगा। तो यहाँ पे एक बार वीडियो को पॉज करो, अपने अकॉर्डिंग आंसर करने की कोशिश करो कि किसके साथ क्या यहाँ पे मैच हो सकता है। क्रिएचर्स की बात हो रही है, एनिमल्स की बात हो रही है, तो एनिमल्स के लिए हम विच का यूज़ करते हैं। खुद भी मैच करने की कोशिश करो। हु आर द लार्जेस्ट होगा नहीं, हु बेसिकली हम ह्यूमंस के लिए यूज़ करते हैं, जब हम ह्यूमंस को रेफ़र कर रहे होते हैं वहाँ पे हु का यूज़ होता है। हुम इसका ऑब्जेक्टिव केस होता है, ये नहीं होगा यहाँ पे। व्हाट का कोई यहाँ पे सेंस नहीं है, व्हाट आर द लार्जेस्ट क्वेश्चन का कोई सेंस नहीं बन रहा है, इसलिए ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पे विच का यूज़ होगा। विच आर द लार्जेस्ट रिमेनिंग एनिमल्स इन द वर्ल्ड। ओके, अभी हम फुल स्टॉप पे आ गए। अभी ब्लैंक नंबर 3 में फिल करना है। यहाँ पे ये था, यहाँ तक कंप्लीट हो गया था हमारा। डैश द वेल फ्रॉम द कोल्ड ऑफ द आर्कटिक सीज, नेचर डैश इट विद अ थिक कवरिंग ऑफ फैट कॉल्ड ब्लबर। इसका मतलब ये पता चल रहा है, ऑप्शन से वर्ड्स को देखो तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, आर्कटिक सीज के कोल्ड से, ठंडी से वहाँ प्रोटेक्ट करने के लिए नेचर ने इसको थिक कवरिंग का फैट दिया, जिसको हम ब्लबर कहते हैं। इतना तो समझ में आ रहा होगा सेंटेंस रीड करके कि कहीं ना कहीं ब्लबर की बात हो रही है, थिक कवर की बात हो रही है और ठंड की बात हो रही है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, थर्ड में अपने अकॉर्डिंग बताओ। पहले प्रोटेक्टेड तो होगा नहीं क्योंकि ये सेकेंड फॉर्म है वर्ब की, एंड यानी पास्ट है। एंड हम लोग यहाँ पे रीड करो, हम पूरे ही सेंटेंस में हम सिर्फ प्रेजेंट की तरफ मूव कर रहे हैं। ये प्रोटेक्ट की स्पेलिंग ही रॉन्ग है। प्रोटेक्टिंग कैसे होगा, प्रोटेक्टिंग भी नहीं होगा। तो यहाँ पे स्टार्ट होगा टू प्रोटेक्ट। तो यहाँ पे होगा टू प्रोटेक्ट द वेल फ्रॉम द कोल्ड ऑफ द आर्कटिक सीज, यानी वेल को प्रोटेक्ट करने के लिए आर्कटिक सीज के ठंड से नेचर ने क्या, नेचर इट विद अ, अब यहाँ पे नेचर ने क्या किया, उसको प्रोवाइड किया है, उसको दिया है। क्या दिया है, हैज़ प्रोवाइडेड, हैज़ बीन प्रोवाइडिंग, हैड प्रोवाइडेड, इज़ प्रोवाइडिंग। अब तो देखो रीड करो मेरे साथ यहाँ पे नेचर डैश इट विद द थिक कवरिंग ऑफ एंड कॉल्ड ब्लबर। कहीं पास का यूज़ नहीं हुआ है, सबसे पहली बात। तो हैड प्रोवाइडेड नहीं होगा, हैज़ बीन प्रोवाइडिंग नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई टाइमलाइन मेंशन नहीं है, लाइक सिंस या फ्रॉम ऐसा कुछ मेंशन नहीं है। एंड बाई का भी यूज़ नहीं हुआ है। तो अगर आप सोच रहे हो कि कहीं ये पैसिव में होता, तो पैसिव में सबसे पहले होता तो यहाँ पे प्रोवाइडेड हो जाता और बाई का यूज़ होता, तो ये भी रॉन्ग है, ये भी नहीं होगा। ये वाला रॉन्ग, पास्ट वाला रॉन्ग। अभी इज़ प्रोवाइडिंग या फिर हैज़ प्रोवाइडेड, इन दोनों में डिफरेंस बताना है। तो इज़ प्रोवाइडिंग तो होगा ही नहीं, क्योंकि देखो नेचर उसको प्रोवाइड कर रहा है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस में बात हो रही है, बट उस नेचर ने ऑलरेडी उसको दिया है। तो दिया है मतलब हैज़ प्रोवाइडेड, इसलिए इसका मीनिंग देखो तो यहाँ पे हैज़ प्रोवाइडेड इसका फिलर होगा। यहाँ पे ये वाला फिल करेंगे ऑप्शन। एंड अगर क्वेश्चन में कन्फ्यूज़न होती कि हैज़ प्रोवाइडेड है, हैव प्रोवाइडेड में क्या होता, तो देखो यहाँ पे नेचर इज़ अ सिंगुलर है ना, तो इसलिए हैज़ प्रोवाइडेड है। अगर कोई प्लूरल चीज़ की बात हो रही होती तो वहाँ पे हैव प्रोवाइडेड होता। आई होप आई एम मेकिंग सेंस एंड यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट इज़ ब्लैंक नंबर 5 में क्या फिल करेंगे, ब्लबर तक अब हमारा कंप्लीट हो गया। अभी ये द वेल इज़ किल्ड, मतलब देखो ये पैसिव में है, वेल इज़ किल्ड यानी प्रेजेंट एंड साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी ये प्रेजेंट इंडेफिनिट और वो भी हमारा पैसिव में है। इट्स नॉट नेसेसरी कि हर टाइम वहाँ पे बाई लगा रहता है, कभी कभी आपको खुद भी पहचानना होता है, आइडेंटिफाई करना होता है। तो डैश द वेल इज़ किल्ड मतलब उसको मारा जाता है। देखो वेल को मारा जाता है, तो वेल को कब मारा जाता है, वाइल, व्हेन, अनटिल, बिफोर। बिफोर का कोई सेंस नहीं बन रहा है, बिफोर द वेल इज़ किल्ड ये नहीं होगा, अनटिल जब तक वेल को मारा जाता है ये भी नहीं होगा, व्हेन द वेल इज़ किल्ड, एंड वाइल तो किसी प्रोसेस के ड्यूरेशन में, वाइल ये भी नहीं जस्ट कर रहा है, यहाँ पे व्हेन का यूज़ होगा। खुद भी रीड करो, व्हेन द वेल इज़ किल्ड मतलब जब वेल को मारा जाता है तब क्या होता है, तब ब्लबर इज़ स्ट्रिप्ड एंड बॉइल्ड एंड जब उसको वेल को मार दिया जाता है तब ब्लबर को स्ट्रिप्ड किया जाता है, मतलब होता है उसको खाड़ना, निकालना, एंड उसको हम लोग बॉयल करते हैं।
तो स्ट्रिप्ड के पास तुरंत एक ब्लैंक है, ब्लैंक नंबर 6, जहाँ पे हमें क्या फिल करना है अभी देखते हैं ऑप्शन में। जहाँ पे देखो ब्लैंक नंबर 6 का ऑप्शन है अबाउट, अप, इन, ऑफ। तो जो स्ट्रिप्ड ऑफ है यहाँ पे ऑफ का यूज़ होगा। ये एक फ्रेज़ है। स्ट्रिप्ड ऑफ मतलब होता है उसको निकालना या फिर किसी चीज़ से उसको उखाड़ना। तो इसलिए आपको फ्रेजेस भी अच्छे से आने चाहिए, फ्रेजल वर्ब अच्छे से रीड कर लेना। तो स्ट्रिप्ड ऑफ इसका मतलब जब वेल को मारा जाता है तो ब्लबर को उखाड़ा जाता है, निकाला जाता है एंड उसको बॉयल डाउन किया जाता है, तो बॉयल किया जाता है उस ब्लबर को। उसके बाद क्या होता है, जो ब्लबर होता है, अब देखो ब्लबर की बात हो रही है कि ये जो ब्लबर है इसको इट प्रोड्यूस करता है, वो निकालता है, क्या निकालता है, अ ग्रेट डैश ऑफ ऑयल। अब ग्रेट क्या हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर 7 के में देखोगे तो लेंथ है, क्वांटिटी है, नंबर है, साइज़ है। अब किसी ऑयल की बात हो रही है तो ऑयल को हम किस में मेज़र करेंगे, लेंथ में तो मेज़र नहीं कर सकते, क्वांटिटी होगा या फिर नंबर भी नहीं होगा, साइज़ भी नहीं होगा। क्वांटिटी की बात हो रही है, लीटर की बात हो रही है। तो जब भी हम किसी यूनिट को मेज़र करते हैं एंड वो अनकाउंटेबल होता है तो क्वांटिटी आता है, यानी लिक्विड भी होता है तो वो क्वांटिटी में मेज़र करते हैं। सपोज मिल्क है तो मिल्क को हम क्वांटिटी में मेज़र करते हैं, ऑयल है तो डैट विल बी काउंटेबल इन क्वांटिटी, नॉट इन नंबर, नॉट इन लेंथ, नॉट इन साइज़। रीड करके भी देखो पता चलेगा कि ऑयल की बात हो रही है तो डेफिनेटली हम क्वांटिटी में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्वांटिटी होगा। इट प्रोड्यूसेस अ ग्रेट क्वांटिटी ऑफ ऑयल विच कैन बी मेड इनटू फूड, जिसको हम फूड में कन्वर्ट करते हैं फॉर ह्यूमन के लिए। डैश एंड 8 में क्या फिल होगा, ह्यूमन के बाद क्या, तो ह्यूमन के बाद फिल होगा। ऑप्शन नंबर 8 की तरफ देखें तो ये सारे ऑप्शन है हमारे पास, कन्वेंशन, कंट्रोडक्शन, कंस्ट्रक्शन, कंजप्शन। अब यहाँ पे आता है गेम वोकैब का। अगर आपकी वोकैब अच्छी होगी तो आप सेंटेंस को रीड करके उसकी मीनिंग निकाल करके यहाँ पे राइट वोकैब फिल कर सकते हो। तो गाइज़ वोकैब भी बहुत ज़रूरी है, इसको स्ट्रॉन्ग करना। डेली वोकैब रीड करो, स्पेशली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वाले। एंड इसके अलावा भी जितना रीड कर सकते हो, बिल्कुल वोकैब पे कोई भी चांस मत लो। तो देखो वोकैब की बात करें तो पार्ट नंबर 8 में रीड करके देखो कि यहाँ पे ये प्रोड्यूस करता है बहुत सारा ऑयल, जिसको हम लोग मेड करते हैं फूड में, कि ह्यूमन के लिए क्या। अब ह्यूमन क्या करेगा उसको, अगर हम फूड उसको कन्वर्ट कर रहे हैं तो ह्यूमन क्या करेगा, उसको कंस्ट्रक्ट करेगा, ऑब्वियसली नहीं करेगा। और फूड को ह्यूमन कंस्ट्रक्ट तो करेगा नहीं, उसको कंज्यूम ही तो करेगा। तो ये वाला राइट होगा। कंज्यूम मीन्स यू मस्ट नो, कंज्यूम का मीनिंग होता है उसको अपने यूज़ में लाना, उसको कंज्यूम करना, उसको अपने उपयोग में लाना, ठीक है। कंस्ट्रक्शन मतलब होता है बिल्ड करना, उसको बनाना। तो यहाँ पे इसका देखो रीड करो, इसका मीनिंग ऑलरेडी समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पे कि कैसे कंस्ट्रक्शन यूज हो जाएगा। वो ऑलरेडी उस ऑयल को ह्यूमन यूज़ के लिए बना रहे हैं, तो ह्यूमन उसको क्या करेगा, कंज्यूम ही करेगा, कंस्ट्रक्ट थोड़ी करेगा। कंट्राडिक्शन मतलब होता है किसी चीज़ के ऑपोजिट में जाना, कंट्राडिक्ट करना, यानी कोई ए बोल रहा है एंड आप उसका ऑपोजिट बोल रहे हो। जैसे ए का ऑपोजिट जेड होता है ना, तो किसी ने ए बोला, आपने जेड बोला, तो ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है किसी चीज़ को, तो ये तो होगा ही नहीं यहाँ पे। एंड कन्वेंशन मतलब होता है और ट्रेडिशन वे, जो बहुत टाइम से कोई प्रथा चली आ रही होती है, तो उसको हम कन्वेंशन बोलते हैं। तो अगर आपको वोकैब भी नहीं आ रहा हो उस टाइम पे, तो सेंटेंस को रीड करके सही ऑप्शन फिल करने की कोशिश करो। एटलीस्ट 2 ऑप्शन एलिमिनेट करके रिमूव कर दो एंड 2 में जो बचे उसको अपने अकॉर्डिंग सॉल्व करने की कोशिश करो। कभी कभी एडवर्ब और एडजेक्टिव वाले भी वोकैब्स आते हैं, जिसमें आपको देख के पता चल जाएगा कि ठीक है मीनिंग नहीं आ रही, कोई बात नहीं, बट सेंटेंस में क्या फिट होगा उसके अकॉर्डिंग आप वहाँ पे फिल कर सकते हो सही वाला आंसर। अब ब्लैंक नंबर 9 में देखें तो यहाँ पे कंजप्शन तक हो चुका था। उसके बाद है अ फ्यू अदर क्रिएचर्स इल्ड ऑयल। इल्ड मतलब होता है उसको प्रोड्यूस करना, बट नन डैश एज द वेल, मतलब और भी कुछ हैं। अ फ्यू अदर मतलब कुछ और भी क्रिएचर्स हैं जो कि ऑयल को प्रोड्यूस करते हैं, बट नन सो डैश, बट उनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जितना कि वेल करता है। तब जो वेल का ऑयल प्रोडक्शन है वो सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ पे देखो नन सो डैश, तो डैश के बाद क्या आएगा, नन सो
इनफ होगा कि नन सो मच होगा, नन सो वेरी नहीं होगा, मोर नहीं होगा, क्योंकि सो के साथ डेफिनेटली हम मच का यूज़ करते हैं. सो मच, आई एम सो मच हैप्पी. इट्स नॉट लाइक आई एम सो इनफ हैप्पी, नो, आई एम सो मच सैड, यू नो. इट प्रोड्यूसेस सो मच ऑयल, इसलिए यहाँ पे सो के साथ मच का यूज़ होगा, इनफ का यूज़ नहीं होगा. खुद भी सेंटेंस रीड करो तो नन सो मच एज द वेल, कोई भी इतना प्रोड्यूस नहीं करती है जितना कि हमारा वेल करता है. नेक्स्ट इज, इसमें क्या होगा, द लिवर्स ऑफ द कॉड एंड द halibut टू डैश ऑफ फिश yield नरिशिंग ऑयल. सो फाइनली वी आर अप टू ब्लैंक नंबर 10, जहाँ पे हमें फिल करना है इस सेंटेंस को रीड करके. द लिवर्स ऑफ द कॉड एंड द halibut, ये जो कॉड एंड जो halibut है ये फ़िश के टाइप्स हैं. नहीं पता है तो जस्ट जान लो. टू डैश ऑफ फील्ड्स इल्ड नरिशिंग ऑयल, जो कि नरिशिंग ऑयल प्रोड्यूस करते हैं. तो ऑप्शन को देखोगे तो ब्रांड तो बिल्कुल नहीं होगा, टू ब्रांड ऑफ फिश नहीं होगा, ब्रेड तो पता ही, ये भी नहीं होगा. ऑर्डर्स यहाँ पे सूट नहीं कर रहा है. तो काइंड्स हैं, दो काइंड मतलब दो प्रकार, ये दो प्रकार के फ़िश हैं जो कि नरिशिंग ऑयल को ईल्ड करते हैं. आई होप इट्स क्लियर. एंड ये बहुत इजी था, इतना कुछ डिफ़िकल्ट नहीं था इसमें. इट्स जस्ट अ बेसिक. मैंने आपको समझा दिया कि कहाँ पैसिव देखना होता है, कहाँ पे क्या चीज़ें देखनी होती है. नाउ इट्स योर टर्न. नेक्स्ट 10 क्वेश्चन आप बताओगे कैसे सॉल्व करना है. चलो मूव करते हैं वहाँ पे. तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये हमारा चाइल्ड लेबर पे बेस्ड है. पता चल रहा है देख के कि चाइल्ड लेबर की कहीं ना कहीं बात हो रही है. सो चलो साथ में इसको सॉल्व करते हैं. यहाँ पे और भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और जितने भी डाउट्स हैं आई गेस इस पैसेज के बाद वो नहीं रहेगी. तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है कि चाइल्ड लेबर जो है हैज़ बिन एन इंटरनेशनल कंसर्न बिकॉज इट डैमेजेस, स्पॉइल्स एंड डिस्ट्रॉयज द डैश ऑफ चिल्ड्रन. पता चल रहा है कि जो चाइल्ड लेबर की बात हो रही है ये एक इंटरनेशनल कंसर्न बन चुका है, क्योंकि ये डैमेज करता है, स्पॉइल करता है, डिस्ट्रॉय करता है. क्या करता है? ऑफ चिल्ड्रन. अब ये क्या करता है, इसका आंसर हमें यहाँ से मिलेगा. ये चिल्ड्रन का नेचर डिस्ट्रॉय करता है, कि अपर्चर डिस्ट्रॉय करता है, कि नर्चर डिस्ट्रॉय करता है, कि फ्यूचर डिस्ट्रॉय करता है. अब नहीं पता इनकी मीनिंग आपको, चलो ठीक है मानते हैं कि अपर्चर की मीनिंग आपको नहीं पता, नर्चर की नहीं पता, कोई बात नहीं. तो खुद भी रीड करो, पता चलेगा कि जो चाइल्ड लेबर है, किसी बच्चे से आप काम करवा रहे हो तो उसका क्या डैमेज करेगा, उसका क्या डिस्ट्रॉय करेगा. ऑब्वियसली उसका फ्यूचर डिस्ट्रॉय करेगा. आप उसको लेवल में इंडल्ज करा रहे हो तो वो आगे नहीं पढ़ पाएगा, तो इसलिए उसका फ्यूचर डिस्ट्रॉय होगा. कोई मतलब नहीं, इसका मीनिंग नहीं पता, इट्स ओके. एक का मीनिंग पता है ना, इट्स फाइन. सेंटेंस में उसको पुट करो, फिल करो एंड विल बी एबल टू सॉल्व. नेक्स्ट क्या है, ये जो प्रॉब्लम है, द प्रॉब्लम ऑफ चाइल्ड लेबर, ये क्या है, इज़ अ डैश मैटर. ये एक मैटर है. अब कैसा मैटर अभी हम देखेंगे. नॉट ओनली इन इंडिया, सिर्फ इंडिया में नहीं, बट ऑल्सो. देखो यहाँ पे नॉट ओनली एंड बट ऑल्सो का कॉम्बो यूज़ हुआ है. जब भी नॉट ओनली लगा रहेगा उसके साथ हमेशा बट ऑल्सो का कॉम्बो यूज़ होता है. ये एरर में आता है इन अदर डेवलपिंग कंट्रीज़, कि सिर्फ जो प्रॉब्लम है, ये जो मैटर है, ये सिर्फ इंडिया का ही नहीं बल्कि जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उन सबका ये प्रॉब्लम है. अब ये जो प्रॉब्लम है या फिर ये जो मैटर है वो कैसा मैटर है अभी हम देखते हैं इसके ब्लैंक नंबर 2 में. तो यहाँ पे लेबर इज़ अ डैश मैटर. तो क्यूरियस तो होगा नहीं, क्यूरियस मतलब होता है एक्साइटेड या फिर समथिंग दैट आप उसको जानना चाहो, तो ये नहीं फिल हो रहा है. रेयर तो बहुत ही चांसेस है किसी चीज़ के कम होने में, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा. मेयर या फिर सीरियस, तो इसका आंसर आप खुद देखो कि ये सीरियस प्रॉब्लम है, मेयर नहीं हो सकता. यहाँ पे सीरियस ही होगा. मेयर का मतलब नहीं पता, सपोज यू आर स्टक इन कि मेयर होगा कि सीरियस होगा, तो आप रीड करो कि ये कहना क्या चाहता है. यहाँ पे खुद इसका आंसर निकल के आएगा कि हाँ जो चाइल्ड लेबर है एक सीरियस मैटर है, तो इसका आंसर यहाँ पे सीरियस होगा. नाउ नेक्स्ट में, ठीक है, इट इज़ अ डैश प्रॉब्लम. अब क्या प्रॉब्लम है, अब ये ग्रेट है तो इट इज़ अ ग्रेट डैश प्रॉब्लम. तो यहाँ पे देखो क्या क्या ऑप्शन है, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल या थ्योरेटिकल. तो इकोनॉमिकल तो हो नहीं सकता क्योंकि बहुत ऐसी सारी जो कंट्रीज़ है वो जो बहुत रिच है फिर भी वो काम करा रही है, तो इकोनॉमिकल या फाइनेंशियल कोई मतलब नहीं इस चीज़ का. पॉलिटिकल इशू है भी नहीं है, आज भी देखो हर जगह बच्चे काम कर रहे होते हैं, बट डजंट मीन कि पॉलिटिकल इशू है किसी चीज़ का.
सोशल है होगा इसका आंसर। सोशल क्यों होगा? क्योंकि सामाजिक प्रॉब्लम है। सोशल का मतलब होता है सामाजिक। तो अगर आप किसी बच्चे से काम कराओ, उसका फ्यूचर ख़राब हो जाएगा, तो डेफिनेटली वो सोशल प्रॉब्लम है। सोशल मतलब किसी एक का नुकसान नहीं हो रहा है, पूरे वो बच्चों का जो कम्युनिटी है उनका ही नुकसान हो रहा है। तो बेसिकली सामाजिक प्रॉब्लम है। थ्योरेटिकल का मतलब नहीं पता है तो कोई बात नहीं, उसको ऐसे ही क्रॉस कर दो, एलिमिनेट कर दो। नेक्स्ट, चिल्ड्रन आर द होप। चिल्ड्रन है, ये होप है, फ्यूचर, नेशन के फ्यूचर है। येट दे आर मिलियंस। बहुत सारे अभी चिल्ड्रन हैं इन आवर कंट्री हु हैव नेवर नोन अ नॉर्मल केयर फ्री चाइल्डहुड। वो ये कहना चाह रहा है नैरेटर यहाँ पे कि जो चिल्ड्रन है वो होप है, हमारा नेशन का फ्यूचर है। बट ये फिर भी बहुत सारे मिलियंस ऑफ चिल्ड्रन हैं हमारे देश में जो कि हु हैव नेवर नोन। अब देखो यहाँ पे हैव का क्यों यूज़ हुआ? क्योंकि चिल्ड्रन की बात हो रही, चिल्ड्रन हमारा प्लूरल है, तो ये इसको यहाँ पे रेफ़र कर रहा है। हु किसको रेफ़र कर रहा है? हु हमारे चिल्ड्रन को रेफ़र कर रहा है एज अ प्रोनाउन यहाँ पे। जो कभी नहीं जान पाए एक नॉर्मल लाइफ, केयर फ्री लाइफ, अपने बचपन में वो कैसे जीते हैं उनको नहीं पता। तो यहाँ पे क्या फिल होगा? देयर आर मिलियन डैश चिल्ड्रन। तो क्या होगा? इसका ऑप्शन देखते हैं हम। इसका आंसर होगा यहाँ पे, पहले आंसर से पहले वीडियो को पॉज करो, अपने आंसर ट्राई करो उसको देने के लिए कि आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए। अभी तक तो आई गेस आपका डाउट क्लियर हो रहा होगा यहाँ पे। तो देयर आर मिलियंस डैश चिल्ड्रन, तो इसमें आपको मीनिंग पता होनी चाहिए। इसका आंसर होगा डिप्राइव। डिप्राइव मतलब होता है वंचित, मतलब किसी चीज़ से आप मिस आउट हो गए। तो मुझे डिप्राइव का मीनिंग पता था इसलिए मैं इसको मार्क कर गई। नहीं पता होता तो फिर मुझे ऑप्शन एलिमिनेट करना होता। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि वो कैप को बहुत अच्छे से कर लो। बाय द वे, डिप्राइव के मीनिंग होता है कि किसी पनिशमेंट में डिले करना, डिले इन अ पनिशमेंट। तो यहाँ पे ये बिल्कुल भी फिट नहीं होगा। डिराइव मतलब होता है रिसीव करना। शायद आपको पता होगा, मैथ्स पढ़ा होगा तो डेरिवेशंस होते थे वहाँ पे, किसी इक्वेशन को सॉल्व करके इसकी वैल्यू हमें डिराइव करनी होती थी, तो उसका मतलब रिसीव करना होता था, उसकी वैल्यू क्या होगी। एंड क्राइव का मतलब होता है रोना, तो ये तो फिल नहीं होगा। डिप्राइव मतलब होता है वंचित होना, मिस आउट होना, इसलिए इसका आंसर यहाँ पर डिप्राइव होगा। बहुत सारे चिल्ड्रन हैं जो कि डिप्राइव होते हैं और उनको नहीं पता, इसी से वंचित होते हैं कि एक नॉर्मल, एक केयरफ्री लाइफ कैसी होती है बचपन की। फिर नेक्स्ट है, द लॉ ऑफ इंडिया सेज दैट एनी चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 कैन नॉट बी एम्प्लॉयड इधर इन अ फैक्ट्री और ऑफिस और रेस्टोरेंट। इंडिया का जो लॉ कहता है कि कोई भी चाइल्ड अगर 14 ईयर्स से नीचे है या फिर उसकी एज 14 से कम है तो उसको आप एम्प्लॉय नहीं कर सकते, किसी भी फैक्ट्री में, किसी भी ऑफिस या किसी भी रेस्टोरेंट में काम करने के लिए नहीं रख सकते हैं। इन फैक्ट India's international business has been severely dashed in many cases because child labours। पहले हम इसको फिल करते हैं। यहाँ पे ये लिखा हुआ, ये तो हो गया, चलो ठीक है कि कोई भी अलाउ नहीं करता है, इस इंडिया का जो लॉ है। फिर इनफैक्ट यहाँ तक कि इंडिया का जो इंटरनेशनल बिजनेस है हैज़ बिन सीवियरली डैश इन मेनी केसेस। अब तक यहाँ तक करो, बिकॉज के पहले तक फिल करो पहले। तो इंडिया का जो इंटरनेशनल बिजनेस होगा वो क्या होगा? रूइंड होगा, अफेक्टेड होगा, रिफ्लेक्टेड होगा, अफेक्टेड होगा। सबसे पहले कि इंडिया का इंटरनेशनल बिजनेस होगा, वो आगे की लाइन पढ़ के तुम्हें समझ में आएगा कि क्या कहना चाह रहा है नैरेटर यहाँ पे। बिकॉज चाइल्ड लेबर्स ह्यूमन राइट्स हैव बीन यूज्ड इन सम स्टेज और द अदर पार्ट ऑफ अदर दोज आइटम्स। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि जो इंडिया का इंटरनेशनल बिजनेस है वो भी कई बार इफेक्ट होता है। अफेक्ट, ये वाला इसका आंसर होगा। अफेक्ट होता है मतलब किसी चीज़ के द्वारा उस पर प्रभाव पड़ता है, इसलिए अफेक्टेड का यूज़ होगा, इफ़ेक्ट नहीं होगा। इफ़ेक्ट मतलब आप खुद से किसी चीज़ पे डाल रहे हो, इन्फ्लुएंस डाल रहे हो, तो आप इफ़ेक्ट होता है। या फिर ये मेरा इफ़ेक्ट है, मेरा अफेक्ट नहीं होता है। किसी चीज़ पर अगर वो चीज़ असर डाल रहा होता है तो हम अफेक्ट का यूज़ करते हैं। एंड रिफ्लेक्टेड का तो कोई मीन नहीं बैठ रहा है। रूड मतलब होता है किसी चीज़ को बर्बाद कर देना। एंड ग्रामेटिकली बात करें तो जो इफ़ेक्ट होता है ये हमारा नाउन है, नाउन की तरह यूज़ होता है, और जो अफेक्ट होता है ये हमारा वर्ब है। दोनों का ही मतलब होता है प्रभाव डालना है, फिर असर डालना। तो देखो यहाँ पे सेंटेंस पे देखो क्या फिट आएगा। इंडिया का जो इंटरनेशनल बिजनेस है हैज़ बिन सीवियरली डैश इन मेनी केसेस, यानी किसी वर्ब की बात हो रही है कि वो हैज़ बिन मतलब वो इफ़ेक्ट हो रहा है या फिर इफ़ेक्ट किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पे
अफेक्टेड का यूज़ होगा। एंड देखो एक चीज़ और बताती हूँ, ये हमारा पैसिव में है क्योंकि हैज़ बिन लगा हुआ है एंड साथ में यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी अफेक्टेड। ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ से रिजेंबल में समझ में आ रहा होगा। बिकॉज अब यहाँ तक तो हो गया। चाइल्ड लेबर्स डैश ह्यूमन राइट्स, जहाँ राइट की बात होती है वहाँ वायलेशन की बात होती है। तो जो यहाँ पे चाइल्ड लेबर जो हो रहा है, ये ह्यूमन राइट को क्या करता है, वायलेट करता है। वायलेट मतलब होता है खंडन करना, किसी चीज़ को फॉलो ना करना। अब इंडिया के लॉ ने बोला है कि 14 ईयर से बच्चों को नहीं काम कराना है एंड इंडिया के इंटरनेशनल बिजनेस को ये काम करा रहे हैं एंड तो इसलिए क्या होता है, ये वायलेट हो रहा है। नेक्स्ट में यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ तक तो हो गया कि उसको वायलेट कर रहा है। हैव बिन यूज, अब देखो ये हैव बिन किसके लिए यूज़ हुआ है, चाइल्ड लेबर को। क्योंकि ये जो आप बोलोगे कि सब्जेक्ट में इंडिया इंटरनेशनल बिजनेस, इसके साथ तो हैज़ बिन इसका वर्ब यहाँ पे इसको रेफ़र कर रहा है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में सही है। बट ये जो यूज़ हुआ है चाइल्ड लेबर की यूज़ हो रहा है। तो ये बता रहा है कि यूज इन सम स्टेजेस और द अदर्स इन मैन्युफैक्चरिंग, मतलब जो चाइल्ड लेबर को हम यूज़ करते हैं मैन्युफैक्चरिंग में या बच्चों को पैकेजिंग करने में या फिर ट्रांसपोर्ट ऑफ दोज आइटम्स, या फिर जो भी आइटम प्रोड्यूस हो रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट में उसको मैन्युफैक्चर करने में, पैकेजिंग करने में, ट्रांसपोर्ट करने में हम चाइल्ड को या फिर चाइल्ड लेबर को यूज़ करते हैं। एंड इन लार्ज डैश ऑफ केसेस, लार्ज क्या होगा, लार्ज नंबर ऑफ केसेस। ये तो पढ़ के भी समझ में आ रहा है कि लार्ज के बाद नंबर ऑफ केसेस, क्योंकि काउंटेबल है। ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ रेडीमेड गारमेंट्स, प्रॉन, सेवरल अदर आइटम्स फ्रॉम इंडिया हैज़ बिन, ये सारे आइटम जो यहाँ पे मेंशन है, रेडीमेड गारमेंट्स हुए, प्रॉन हुए, सेवरल अदर आइटम्स, इंडिया हैज़ बिन डैश ऑन ग्राउंड्स ऑफ चाइल्ड लेबर बीइंग यूज्ड। ये लोग इसका यूज़ करते हैं बच्चों का इन सबको ट्रांसपोर्ट करने में या फिर मैन्युफैक्चर करने में, बट इसको इंडिया के साइड से इसको रिजेक्ट किया गया कि नहीं, ऐसा नहीं होता है क्योंकि इलीगल है। एक्सेप्टेड नहीं होगा, डिजेक्टेड मतलब सैड होता है, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। नेगलेक्ट मतलब होता है नज़रअंदाज करना, ये भी नहीं होगा। तो एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड में अगर आप कंफ्यूज हो गए तो मीनिंग देखो यहाँ पे क्लियरली बता रहा है कि इंडिया हैज़ बिन ऑन ग्राउंड ऑफ चाइल्ड लेबर बीइंग यूज्ड, इंडिया हैज़ बिन डैश ऑन। तो इंडिया ने इस चीज़ को रिजेक्ट किया है। वो क्यों एक्सेप्ट करेगा, कोई भी किसी बच्चे से काम करवा रहा होता है तो उसको तो एक्सेप्ट नहीं करेगा ना कि मैं इस चीज़ का काम करवा रहा हूँ या फिर इस बच्चे का यूज़ कर रहा हूँ। वो तो इस चीज़ को रिजेक्ट करेगा कि नहीं, मैं इसका किसी भी प्रॉन से या फिर सेवरल अदर आइटम्स को ट्रांसपोर्ट करने में कोई काम नहीं करा रहा। तो ये चीज़ आपको देखनी होती है। नेक्स्ट है, ट्रूली स्पीकिंग चाइल्ड लेबर इज़ यूटिलाइज डैश इन इंडिया इन वेरियस प्लेसेस ऑफ प्रोडक्शन एंड सर्विस। एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल के पहले तक देखो कि ये जो चाइल्ड लेबर है ये डैश यूटिलाइज इन इंडिया, ये इंडिया में यूटिलाइज होता है बहुत सारे जगहों के प्रोडक्ट जहाँ पे प्रोडक्शन होते हैं और सर्विसेज दी जाती हैं। ठीक है, अब इसका में क्या फील होगा, चाइल्ड लेबर डैश इज़ यूटिलाइज। तो इसका यहाँ पे फील होगा, पहले अपने अकॉर्डिंग सोचो कि जो चाइल्ड लेबर को फ्रीक्वेंटली मतलब होता है बार बार, रेयरली मतलब होता है कभी कभी, श्योरली मतलब होता है निश्चित, एंड इंस्टेंटली मतलब तुरंत। लेट मी राइट इट डाउन फॉर यू। तुरंत होता है, श्योरली मतलब होता है निश्चित कि बिल्कुल निश्चित है, ये चीज़ होना ही होना है, सर्टेन है। एंड रेयरली मतलब होता है कभी, वंस इन अ वाइल, कभी कभी। तो अगर रीड करोगे तो पता चलेगा कि यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है कि जो नैरेटर कह रहा है कि ट्रूली बता रहा हूँ मैं कि जो चाइल्ड लेबर है ये यूटिलाइज़ किया जाता है, इसको यूज़ किया जाता है इन इंडिया। तो बता रहा है मतलब इज़ वेरी श्योर, मतलब वो फ्रिक्वेंटली। और आपको ही पता होगा कि चाइल्ड लेबर तो डेफिनेटली हर कोई कराता है, आप रेस्टोरेंट में जाओ वहाँ भी यूज़ होता है। तो उसी चीज़ को नैरेटर बता रहा है कि ये फ्रिक्वेंटली यूज़ होता है। कहाँ यूज़ होता है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में, रेस्टोरेंट में, सर्विस में, डोमेस्टिक एड में, किसी शॉपकीपर के असिस्टेंट के लिए यूज़ होता है, स्टोन ब्रेकिंग में, घर को बनाने के लिए बच्चों का यूज़ करते हैं, उनसे पत्थर तुड़वाते हैं, बुक बाइंडिंग में, एंड इन फैक्ट इन डैश इंडस्ट्री ऑल्सो, हाउस होल्ड में भी इनका यूज़ होता है, मतलब घर के कामों में। तो यहाँ पे क्या फील होगा, इन फैक्ट इन डैश हाउस होल्ड। तो ईच एवरी नो मोर, तो जब नैरेटर श्योर है तो नेगेटिव तो होगा नहीं, नो तो होगा भी नहीं। मोर, इन फैक्ट मोर हाउस होल्ड, नो। ईच और एवरी, तो ईच मतलब होता है बेसिकली ये दो थिंग्स के लिए यूज़ होता है, एंड जो एवरी होता है वो मोर देन 2+ के लिए यूज़ होता है। 160 रूल का है ये। तो अगर 2 से ज़्यादा चीज़ों की बात हो रही है तो हम पे एवरी यूज़ करते हैं, एवरी स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे इसलिए यहाँ पे
एवरी यूज़ होगा, इनफैक्ट इन एवरी हाउस होल्ड इंडस्ट्री ऑल्सो। आई गेस योर ऑल डाउट इज़ क्लियर्ड बाय नाउ। अभी आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, एंड कुछ भी डाउट होगा तो कमेंट में पूछना। अभी तो बता दिया मैंने कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कैसे देखते हैं एंड पैसिव एक्टिव का क्या सीन होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म कहाँ यूज़ होती है, ऐसे ही सॉल्व करना होता है। तो इसका मेन है कि आप एरर वाला क्वेश्चन जितना हो सके सॉल्व करो, एरर के रूल्स देखो एंड साथ में वो कैप पे काम करो। ये चीज़ें इतनी होंगी तो काफ़ी है आपको सॉल्व करने के लिए। सो अभी के लिए सिर्फ इतना ही, बाकी कुछ भी हो तो मुझसे कमेंट में पूछना। सो गुड लक गाइस, टेक केयर।